So, today's topic is basic secret and dark side of security systems. So, सबसे पहले हम जानेंगे कि सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली है क्या, बेसिक्स में सिक्योरिटी सिस्टम है क्या, और सिक्योरिटी सिस्टम की इम्पोर्टेंस। जैसे कि हम जानते हैं आजकल जितने भी घर हैं, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, ठीक है। हम अपनी फैमिलीज को, अपने एसेट्स को सेफ रखना चाहते हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम ऑफिस में, घरों में इंस्टॉल किए जाते हैं, और जिसमें कि कुछ सेंसर्स, कैमरास एंड पैनल्स, ये सारे इंटीग्रेटेड रहते हैं। और जब भी अ, हम सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में किसी से बात करते हैं तो उसके माइंड में सीसीटीवी आ जाता है। बट एक्चुअली सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ सीसीटीवी नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम बर्गलर अलार्म सिस्टम है, उसके बाद सीसीटीवी सर्वेलेंस, और फिर आईटी और नेटवर्किंग का पार्ट भी जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट है उनसे आप ले सकते हैं। उसके बाद में एक्सेस कंट्रोल, डिजिटल लॉक्स, ईएम लॉक्स, बूम बैरियर, बोलार्ड्स, जो टाउनशिप्स हैं उनके लिए आप जो आपके सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं उनसे मांग सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीसीटीवी की। सीसीटीवी तो एक कॉमन प्रोडक्ट है, आप सब जानते ही हैं। बेसिकली ये लाइव फुटेज कैप्चर करने के लिए, और उसको बाद में आप चेक कर सके उसके लिए, इसे हम क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम बोलते हैं, सर्वेलेंस सिस्टम बोलते हैं। देन इज लैन, डब्ल्यू लैन, वैन एंड मल्टी पॉइंट। ये भी जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें नेटवर्क में ही चलती हैं। तो लैन नेटवर्क जो ऑफिस या घर के अंदर का नेटवर्क है, और डब्ल्यू लैन जिसे कि वाईफाई बोलते हैं, वाईफाई नेटवर्क, और वैन नेटवर्क जब आप मल्टी लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, मल्टी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो बेसिकली वैन नेटवर्क बोला जाता है। एक्सेस कंट्रोल ये भी सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत मेजर पार्ट है, जिसमें डिजिटल डोर लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स, बूम बैरियर, बोलार्ड्स, ये सारे आ जाते हैं। आपके सिक्योरिटी कंसल्टेंट से ये सारे प्रोडक्ट्स भी मांग सकते हैं। अगर हम बात करें होम ऑफिस ऑटोमेशन की, तो ये भी आपका जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये सारे सिस्टम आजकल इंटीग्रेटेड हैं, आपस में वर्क करते हैं। इवन सीसीटीवी भी अब होम एंड ऑफिस ऑटोमेशन में गिना जाता है और वहीं से कंट्रोल होता है। अब जो अटेंडेंस सिस्टम है, बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन, ये भी सिक्योरिटी सिस्टम में ही काउंट होता है। इसके साथ एक्सेस कंट्रोल जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कि जिन जिन को आपने रजिस्टर कर रखा है आपकी मशीन में, सिर्फ उन्हीं को आपके ऑफिस का, आपके प्रेमिसेस का, बिल्डिंग का एक्सेस मिल सकता है, किसी और को नहीं मिल सकता। ये आप लोग कई ऑफिस में देखते भी होंगे कि जब सिक्योरिटी गार्ड अपना कार्ड लगाता है तभी किसी बंदे को एंट्री दे पाता है, अदरवाइज जो बाहर वेटिंग में बैठे रहते हैं उनको ऐसे खुद से एंट्री नहीं मिलती है। कुछ टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स जैसे आईएलएल, पीआरआई, ईपीबीएक्स, आईपीबीएक्स, ये भी इसमें इंटीग्रेट हो जाता है। और इसके द्वारा हम कहीं भी अपने कैमरास की, अपने सिक्योरिटी सिस्टम की, और अपने जो पैनल्स रहते हैं उनकी कम्युनिकेशन को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। नाउ इज सीक्रेट्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। सबसे पहला सीक्रेट है ओईएम। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि ओईएम चेक नहीं करते कि प्रोडक्ट का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, या प्रोजेक्ट प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। ये आप आपके सिक्योरिटी कंसल्टेंट से जरूर पूछिए कि हु इज द ओईएम, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट जब आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट से पूछेंगे तो वो आपको क्लियरली बता पाएंगे कि हु आर ओईएम्स, ठीक है, कहाँ का ये प्रोडक्ट है। और आप खुद से जो साइंस और अलर्ट्स हैं उनके बारे में आपके जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट है उनसे समझिए, ठीक है। कई बार ऐसा रह जाता है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम लगा लेते हैं, पर उसमें जो अलर्ट्स आते हैं, साइंस आते हैं, उनको नहीं समझते, जिसकी वजह से हमें बार बार सिक्योरिटी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट से प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अकेला सीसीटीवी सिस्टम काम नहीं करता है, ठीक है, ये सबको पता है कि सीसीटीवी सिर्फ फुटेज लेने में काम आता है, इट्स नॉट कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। तो
प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो रिलायबिलिटी है वो अलग अलग है, आप आपके सिक्योरिटी कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। फिर कई साइट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको लॉक किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर कोई भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जरूर रीड कीजिए, क्या क्या उसके टर्म एंड कंडीशंस है, कैसे वो सर्विस देंगे, एसएलए क्या है, वो सारा आप जरूर रीड कीजिए। मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू कोई भी आपके कैमरास, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, आपका पैनल एक्सेस कर सकता है। अगर उसके पास वो पासवर्ड है तो जनरली लोगों ने वही जो डिफॉल्ट पासवर्ड जो सिक्योरिटी वाले सेट कर देते हैं वही रखते हैं। आप क्या करें, आप एक बार उनका पासवर्ड रख लें, पासवर्ड चेंज करना सीख लें और बाद में खुद का एक स्ट्रांग पासवर्ड रखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम भी किसी साइट पे जाते हैं, ठीक है, या कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल किसी साइट पे जाता है, सिक्योरिटी सिस्टम इंटीग्रेट करने वाला बंदा किसी साइट पे जाता है, तो वहां पे रिकवरी ईमेल जो रहती है, रिकवरी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो जो पर्सन इंस्टॉल करके जाता है वो अपना फीड कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आप जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर ऐड करवाएं। आपके जितने लॉगिन्स हैं वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे, अपने ही ईमेल आईडी पे बनाएं। अब डार्क साइड ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, जो हम बाहर में देखते हैं, जो प्रोडक्ट्स देखते हैं, कैमरास देखते हैं या पैनल्स देखते हैं, सेंसर्स देखते हैं, ठीक है, वो सारा क्या है कि हमें दिखता है। और जो डार्क साइड है, जो सिस्टम के पीछे वर्क करता है, उसको कोई नहीं देखता। और वो जब एक सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलर साइट पे जाता है तो वहीं पे उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप में से जो बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, उनको ये चीजें अगर पहले से पता होंगी तो वो अपने जो सिस्टम इंटीग्रेटर हैं उनके साथ अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे, अच्छे से उनसे काम कर ले पाएंगे। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जनरली जब एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट साइट पे जाता है उसको ये पिक्चर मिलती है, ठीक है, कि कौन सी सिक्योरिटी केबल है, कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, ये ऐसे मिलती है जनरली साइट्स पे। ठीक है, बट केबलिंग का तरीका ये नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे केबलिंग का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, जितने भी मेंबर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, वो उनको एक हेल्प मिलेगी कि कैसे बेटर वे में केबलिंग कर सकते हैं। अब जनरली जो केबल यूज होती है सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, दैट इज 3+1 या कोएक्सियल केबल, ठीक है, जो कि सीसीटीवी के लिए यूज होती है, या कैट 5E जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, बहुत कम यूज में आती है, कैट 6, कैट 7 केबल जो मेजरली यूज में आती है। इसके अलावा कोएक्सल में भी कई सारी टाइप्स होती हैं, मल्टी कोर्स होती हैं, 6+2 होती है। और उसके अलावा कैट 6 में भी कलर्ड केबल्स की जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। आप इसको कलर कोडिंग दे सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, उसके बाद में जब केबलिंग की स्टेज आई, ठीक है, अगर उस टाइम पे कोई गाइड करने के लिए कंसल्टेंट नहीं है तो आप आपके इलेक्ट्रीशियन से कलर्ड केबल डलवा सकते हैं, जिसको आपको क्लियर रहेगा कि ब्लू कलर की जो केबल है दैट इज फॉर इंटरनेट, ठीक है, ग्रे कलर की केबल है उसका पर्पस ये है, और येलो कलर की केबल है उसका पर्पस ये है। उसके अलावा ऑप्टिक फाइबर केबल, ये जनरली यूज नहीं होती है जहां बहुत बड़ी साइट्स होती हैं, ठीक है, वहां पे साइट्स होती हैं या मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करना होता है, उसके लिए ऑप्टिक फाइबर यूज करते होते हैं। इसको कंड्यूट के थ्रू डिग करके भी डाल सकते हैं, एरियल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि आप इस केबल को किलोमीटर्स में लेके जा सकते हैं, और आपका जो सिग्नल है वो लो नहीं होगा, जो इसमें आप डेटा भेजना चाह रहे हैं वो परफेक्टली स्मूथली मूव होएगा। और केबलिंग के कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। केबलिंग कभी भी सिर्फ लूप में या डायरेक्ट कनेक्शंस में नहीं होनी चाहिए, केबलिंग हमेशा कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। कई जगह पे लूप यूज होता है, कई जगह पे डायरेक्ट कनेक्शन यूज होते हैं।
अगर हम नॉर्मल सीसीटीवी सिस्टम या स्पीकर सिस्टम, एनालॉग वाला स्पीकर सिस्टम, ठीक है, लगा रहे हैं तो दोनों की केबलिंग अलग अलग है। जो स्पीकर सिस्टम है वो उसमें लूप में केबलिंग जाती है, पर जो सीसीटीवी है, जो एनालॉग सीसीटीवी कोएक्सियल के थ्रू चलता है, उसमें डायरेक्ट कनेक्शंस जाते हैं। और उसके बाद में जो भी आप केबलिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, वो कंड्यूट के थ्रू होनी चाहिए, बिना कंड्यूट के नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके पास से कोई भी इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज वायर जा रही है तो उसके सिग्नल को वो इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद में जो भी केबलिंग है वो एक सेपरेट कंड्यूट में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक केबल से। ठीक है, ये पॉइंट मैंने पहले भी बोल दिया। इलेक्ट्रिक केबल से अलग केबल, अलग कंड्यूट में जो आपकी सिक्योरिटी की केबल होनी चाहिए। और आपको बेंड्स और क्लोजर्स का बिल्कुल ध्यान रखना है जब आप सिक्योरिटी की केबल्स डाल रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सपोज आप ऑप्टिक फाइबर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको यू टाइप का बेंड देते हुए कुछ ध्यान रखना पड़ता है। आपको हमेशा ना राउंड में उसको बेंड देना होता है। अगर आप यू टाइप का बेंड दे रहे हैं तो बहुत टाइट भी ना दें। ठीक है, उससे क्या है, उसका सिग्नल रुक जाता है। और जहां पे आपका क्लोजर आ रहा है पाइप का, ठीक है, तो ये भी नहीं है कि वहां पे हम तार ऐसे ही छोड़ दें या लास्ट जो केबल है उसको ऐसे ही छोड़ दें। उसकी हर कोर को आप टेप करके छोड़ें। कल को जब भी सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने वाला बंदा आपका सिक्योरिटी सिस्टम चालू करता है तो कुछ भी शॉर्ट ना हो जाए, उस वजह से जो क्लोजर जहां पे आप खत्म कर रहे हैं केबलिंग, उसको भी आप प्रॉपरली टेप रखें। उसके बाद में आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके बाद उसके साथ आप यूपीएस या सर्च प्रोटेक्शन जरूर यूज करें। यूपीएस वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि यूपीएस काफी हद तक जो करंट ओवरफ्लो आता है, ठीक है, उसको अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है। और मोस्टली ये हर घर में, हर फैक्ट्री में लगा होता है। बट सर्च प्रोटेक्शन, अर्थ, ये जरूरी है सिक्योरिटी सिस्टम या बाकी भी आपके जो लो वोल्टेज डिवाइस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। और जो केबलिंग रहती है वो हमेशा कोडिंग में करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई केबलिंग करते हैं, ठीक है, बट कई बार कोडिंग रह जाती है उनसे। ठीक है, तो बाद में एक एक केबल को ट्रेस करना पड़ता है। तो बेटर ये रहता है कि जब केबलिंग हो रही है उसी टाइम पे उसकी कोडिंग कर ली जाए। बाद में जब सिस्टम इंस्टॉल करना है उस टाइम पे ज्यादा हेडेक ना रहे। फिर आप सिलेक्शन कैसे करेंगे प्रोडक्ट्स की और सर्विस प्रोवाइडर की? जब हम सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं तो आप पहले तो ब्रांड चेक कीजिए कि वो कौन सा ब्रांड है। ठीक है, मार्केट में कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोकली बन रहे हैं। ठीक है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, और उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आप एक बार ब्रांड जरूर चेक करें। उसके अलावा आप अपने सिक्योरिटी कंसल्टेंट से मॉडल नंबर डिस्कस कर सकते हैं और अल्टरनेट सोल्यूशन भी उसका डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये नहीं भाई साहब तो दूसरा क्या। ठीक है, और अगर आपका सिक्योरिटी कंसल्टेंट आपको स्पेकशीट देने को रेडी है तो आप प्रोडक्ट की स्पेकशीट भी एक बार जरूर रीड कीजिए ताकि आपको प्रोडक्ट के फीचर्स खुद पता चल पाए। कल को अगर सिक्योरिटी कंसल्टेंट साइट पे नहीं है, ठीक है, तो जो बिल्डर है, आर्किटेक्ट है, उनको थोड़ा सा नॉलेज हो, कस्टमर को थोड़ा सा गाइड कर पाए। ठीक है, और सबसे बड़ा वारंटी। ठीक है, हम जनरली मान लेते हैं कि वारंटी 3 साल की होती है आईटी के केस में, और सिक्योरिटी के केस में 1 ईयर की रहती है। ठीक है, पर इसके बारे में आप जरूर डिस्कस करें। अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग वारंटी रहती है, अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग वारंटी रहती है। और जब आपने सर्विस प्रोवाइडर चेक करना है तो आप चेक करें वो कितना लंबा टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके ऑफिस में जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, और उनका जो पिछला काम कोई हुआ है तो उसको आप एक बार जरूर देखें, या उनको आप बोल सकते हैं कि हम आपकी कोई साइट जो आपने की है उसको हम विजिट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको लंबे समय में, आपको भी आपके क्लाइंट को भी, अगर आप पर्सनली ले रहे हैं तो आपको, अगर आप क्लाइंट के लिए ले रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम, तो आपको लंबे समय में कोई दिक्कत ना आए। और जो बेस्ट सिस्टम इंटीग्रेशन है उसके लिए आप आपके सिक्योरिटी कंसल्टेंट को बोल सकते हैं कि वो पहले तो साइट विजिट करे। ठीक है, खुद से। जनरली
लोग कॉल कर देते हैं कि हमें ये लगाना है, ऐसे लगाना है, आप फोन पे ही बता दो क्या होगा, कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे। आप पर्सन को साइट पे बुलाओ, ठीक है। इवन इफ ही इज चार्जिंग, अगर कोई चार्ज भी कर रहा है तो उसको आप चार्ज पे करके बुलाओ। अगर आपने काम करवाना है तो वो एडजस्ट कर देता है, विजिटिंग चार्जेस भी एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपका जो साइट प्लान है वो उससे जरूर शेयर कीजिए। वन साइट प्लान, सेकंड इज इलेक्ट्रिकल प्लान। इलेक्ट्रिक प्लान इसलिए क्योंकि केबलिंग जो रहती है वो इलेक्ट्रिक केबल के साथ ही मूव होनी होती है, बट पैरेलली मूव होनी होती है, कहीं भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करना होता। तो इस वजह से आप आपका साइट प्लान और इलेक्ट्रिकल प्लान जरूर शेयर करें। उनके साथ ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी डिस्कस करें। कई बार क्या होता है कि आज साइट शुरू हुई है, ठीक है, सपोज आज साइट शुरू हुई, ठीक है, और साइट पूरी होएगी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। तब जाके अगर कोई केबलिंग में इशू आ गया, ठीक है, तब जाके अगर हमने आज कोई प्रोडक्ट डिस्कस किया, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल, तो हमें उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो क्या रह जाता है कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो भी आपकी डिस्कशन रहती है सिक्योरिटी कंसल्टेंट के साथ, उसको आप पेपर पे जरूर रखें। आजकल व्हाट्सएप है, ईमेल है, आप उस पे भी रख सकते हैं। पर जो भी डिस्कशन है, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट को बुलाते हैं तब आपका सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ठीक है। आजकल स्ट्रक्चर भी प्री फैब आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर खड़े होने में भी कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। पर जब इंटीरियर का काम आता है तो इंटीरियर में लोगों के साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल निकल जाते हैं। तब तक क्या रहता है कि कई टर्म्स तो लोग भूल जाते हैं। तो हमेशा जो भी आपकी डिस्कशन हो रही है सिक्योरिटी सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ, तो उसको आप अपने मेल पे, अपने व्हाट्सएप पे या किसी पेपर पे रिटर्न रखें, ताकि कल को, हाँ, अगर कुछ आपकी साइड से भी है कि कुछ आप भी भूल रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी याद आ जाएगा कि उस टाइम पे हमने ये प्लान किया था, ये चीज हमें चाहिए। उसमें भी ये आपको, अगर आप सारी डिस्कशन पेपर पे रखते हैं तो आपको हेल्प करेगा।